नमस्कार, आज है तारीख 7 मई, दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। बीती रात पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई जगहों पर भारत ने किए हवाई हमले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। पाकिस्तान में जिन जगहों पर हमले हुए वहाँ क्या हुआ, सुनवाएंगे बीबीसी संवाददाताओं की आंखों देखी। और अच्छी खासी मतलब जो कहते हैं ना दमक बढ़ी है, वो अच्छी खासी बढ़ी है। मेन मस्जिद है मत्तस्तबा की, उसके ऊपर गिरे हैं आकर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की जवाबी कार्रवाई की बात। सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी बोले, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस would have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace. विशेषज्ञों से समझेंगे कि इसके बाद अब पाकिस्तान क्या करेगा और क्या दो परमाणु संपन्न मुल्कों के बीच तनाव अब किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। भारत के हमलों के बाद चीन से लेकर अमेरिका तक देश क्या कह रहे हैं, ये भी सुनवाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। आज सवेरे भारतीय सेना ने एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इन हमलों की पूरी जानकारी दी। आज का ये पूरा पॉडकास्ट पाकिस्तान में भारत के हवाई हमलों पर, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया है और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। बयान में ये कहा गया है कि इस अभियान में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कुल 9 ठिकानों पर हमले किए गए हैं और ये ठिकाने जो हैं ये बहावलपुर का अहमदपुर, शर्किया, शेखुपुरा का मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट और शकरगढ़ हैं। जी बिल्कुल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि सेना की ये कार्रवाई केंद्रित, नपीतुली और बिना किसी उकसावे वाली रही और इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। वहीं हमलों के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लक्ष्य तय किए गए थे उन्हें सटीक हमलों से ध्वस्त किया गया। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने,
सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। तो ये थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं पाकिस्तान ने इन हमलों में बड़े नुकसान की बात कबूल की है। इसे लेकर पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन इलाकों से रिपोर्टें सुनवाते हैं जिन्हें भारत ने अपने हवाई हमलों में निशाना बनाया। सबसे पहले मुजफ्फराबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहत जावेद की रिपोर्ट, जो वहां हमलों की बाद क्या स्थिति है उस बारे में जानकारी दे रही हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद में हूँ। मुजफ्फराबाद में शवाई के इलाके में हूँ। ये वो इलाका है जहाँ जो कल रात जो इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो अटैक किया गया है उसमें एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। बिलाल मस्जिद नाम है इस मस्जिद का जिसको टारगेट किया गया है। और जो अभी मैंने यहाँ पे इस वक्त एरिया जो है मुकम्मल तौर पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे आर्मी के ट्रूप्स हैं, पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके एहलकार भी यहाँ पर तैनात हैं। मैंने आगे जाके मस्जिद को देखा है और जो मस्जिद है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी है। ना सिर्फ कि मस्जिद डैमेज हुई है बल्कि उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। जो सिक्योरिटी का अमला है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर क्लियरेंस की जा रही है, एरिया को क्लियर किया जा रहा है। हम जब यहाँ पे पहुँचे तब भी यहाँ पर एक होल हमें पड़ा हुआ मिला था, जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने बताया कि उस मिसाइल का हिस्सा है जो कि यहाँ फेंका गया है। आपको यहाँ पर ये छत जो है, छत का एक हिस्सा है मस्जिद ही का, जो कि यहाँ तक आके गिरा है और ये अभी तक यहीं पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे आबादी है इस एरिया में, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो नीलम वैली और दूसरी जो आबादियाँ हैं वहाँ से आए हैं और वो यहाँ से पहले ही मूव कर चुके हैं। तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ से मूव करके आगे जा चुकी है। जो गलियाँ हैं वो हमें खामोशी वहाँ दिखाई देती है, लेकिन एक टेंशन है। हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे इलाकों से सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं जो डैमेज हुआ है उसको, लेकिन यहाँ से आगे वो नहीं जा सकते। जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इस वक्त शहर का वो खासा हमें टेंस दिखाई दे रहा है। स्कूलों में आज छुट्टी है। लोग जो हैं हमने देखा कि दूर के हिस्सों से भी यहाँ आ रहे हैं मस्जिद को देखने के लिए, लेकिन इस एरिया से आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा। तो एक परेशानी है लोगों में, ख़ासतौर पे इस इलाके में जो रहने वाले हैं। उनका ये कहना है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुजफ्फराबाद के बिल्कुल सेंटर में और एक रिहायशी इलाके के मरकज़ में जो मस्जिद मौजूद है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो लोग परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ज़्यादा जो टेंशन है वो इस एरिया में हमें नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मुजफ्फराबाद से जानकारी और आंखों देखी बता रही थी बीबीसी उर्दू संवाददाता फरहत जावेद। वहीं मुरीदके में बीबीसी उर्दू संवाददाता उमर दराज नांगियाना ने कुछ चश्मदीदों से बात की। मुरीदके पाकिस्तान पंजाब के शेखुपुरा जिले में है। ये उन जगहों में से एक है जो रात के इंडिया ने अटैक्स किए और टारगेट हुई मुरीदके के अंदर, लाहौर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के फासले ऊपर। ये वो जगह है जो कि हिट हुई रात को, और जब रात को ये हिट हुई तो उस वक्त यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। अचानक देखा कि मिसाइल आया और ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ। तो लगातार 3 मतलब के मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे वो तीनों का ब्लास्ट मतलब कि मैंने सुना है, और अच्छी खासी मतलब कि जो कहते हैं ना दमक बढ़ी है, वो अच्छी खासी बढ़ी है। मेन मस्जिद है मरकज़ तैयबा की, उसके ऊपर गिरे हैं आकर। तो बस ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुरख आसमान हो गया। पहले तो ये बड़ा ही रहता था, 24 घंटे बच्चे आते थे, मदरसे पढ़ते थे, 3-3, 4-4 माह इधर ही रहते थे। वो बहुत दूर से आते थे लड़के ना विजिट करने के लिए। जो अभी तक हमें पता चला है वो ये है कि एक शख्स की हलाकत हुई है और 2 लोग जो हैं वो तकरीबन मिसिंग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। अभी भी आप सामने देख सकते हैं जैसे कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कुछ रेस्क्यू के एहलकार भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। सामने एक क्रेन भी मौजूद है। यहाँ पे अंदर पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। वहाँ पे अगर आप देखें सामने तो बिल्डिंग से काफ़ी फासले के ऊपर ग्राउंड के अंदर भी आपको वो सामने डिब्री जो है वो नज़र आ रहा है, जो दूर तक फैला हुआ है। और हमें यहाँ पर आगे जाने की अभी तक एक्सेस नहीं दी जा रही मीडिया को। ये पूरा इलाका जो है ये वैसे ही इस बाढ़ के ज़रिए कॉर्डन ऑफ है, और अभी सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जब रात को यहाँ पे अटैक हुआ तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे। लोग दूर से घरों से निकल कर भी यहाँ पर आ गए और वो कोशिश कर रहे थे। अभी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है मकामी लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग देखने के लिए आए हुए हैं कि क्या है। ये एक छोटा सा टाउन है जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी गुलजान आबाद भी है,
जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे घर हैं, आप दूर भी यहाँ पे इस तरह जो है वो घर यहाँ पे इस इलाके के अंदर फैले हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के मुरीद के से आंखों देखी बता रहे थे बीबीसी उर्दू संवाददाता उमर दराज नांगियाना। और सुमिरन, जिन जगहों पर भारत ने हवाई हमले किए हैं उनमें पाकिस्तान पंजाब का बहावलपुर शामिल है। यहाँ जिस जगह को निशाना बनाया गया वो है सुभान अल्लाह मस्जिद नाम की एक जगह। इस जगह को क्यों चुना गया ये जानने के लिए जी, और यही जानने के लिए कि ये जगह चुनी क्यों गई, बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने बात की रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला से। बहावलपुर साउथ पंजाब के प्रोविंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टाउन है। ये ना सिर्फ पंजाबी प्राइड के बूस्ट करने वाला टाउन है, बट जो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी ग्रुप्स जो हैं उन्होंने भी अपने बेसेस यहाँ पे बनाए रखे हैं और यहाँ पे काफ़ी अपना स्ट्रेंथ बरकरार रखते हैं। तो ज़रूर जो है कोई टेररिस्ट कैंप या टेररिस्ट मरकज़ स्ट्राइक किया होगा, क्योंकि किसी भी टारगेट लिस्ट पे, चाहे मेरा अमरीकी टारगेट लिस्ट हो चाहे हिंदुस्तानी टारगेट लिस्ट हो, बहावलपुर का नाम जो है अहम वहाँ पे होगा। तो इस वजह से जो है कश्मीरी कैंप्स जो कि मुजफ्फराबाद, भिम्बर, कोटली वगैरह में होते हैं और पंजाबी टेररिस्ट कैंप्स जो कि बहावलपुर, सियालकोट जैसे जगह पे होते हैं, ये सब जो है किसी भी टारगेट लिस्ट पे आएंगे। सर, बहावलपुर पर अटैक कंफर्म किया है इंडियन आर्मी ने और वहां पर जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की बात की है। इससे पहले उरी या फिर जो पुलवामा हुए थे उसके बाद जो इंडिया ने काउंटर स्ट्राइक्स किए थे उसमें खासकर पंजाब के हिस्सों को यानी मेनलैंड पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया गया था। तो मेनलैंड पाकिस्तान में अटैक कितना सीरियस है और क्या ये चीजों को एस्केलेट कर देगा? ये सियालकोट और बहावलपुर जैसी जगह बिल्कुल मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर गिने जाते हैं। ये पंजाब के टाउन्स हैं और जो मेनलैंड पाकिस्तान है वो बेसिकली पंजाब है, पंजाब का प्रोविंस। ये कहना ठीक नहीं होगा कि अगर बहावलपुर पे हमला हुआ है तो मेनलैंड पाकिस्तान पे जो है किसी तरीके से ना हुआ हो। ये बिल्कुल एक ही कैंप पे एक ही टेरर ग्रुप्स को वहाँ पे रखते हैं, पालते हैं और सपोर्ट करते हैं, और इनके ऊपर जो हमला करना है वो मेनलैंड पाकिस्तान के हमला करने का के बराबर है। सर, बहावलपुर पर अटैक क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे है या आप भी इससे हैरान हैं? मतलब इट्स अनएक्सपेक्टेड फॉर इंडिया टू अटैक बहावलपुर इन दिस सिचुएशन? नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, पर ना ही एक्सपेक्टेड है। ये जो टारगेटेड लिस्ट वगैरह जो बनाए जाते हैं उनमें जो है कई सारे आने जाने के एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं इनमें मेंशन किए जाते हैं, और किस किस के नाम पे के आगे टिक हो जाएगा वो उस पर ये डिपेंड करता है कि हमारी टारगेटिंग पॉलिसी जो है एयरफोर्स की वो उस वक्त जो है क्या समझता है कि कौन सा कैंप जो है उस वक्त ज़रूरी होगा और किस पे उसका डैमेज जो है ज़्यादा हानिकारक होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला जो बता रहे थे कि बहावलपुर को भारत ने क्यों निशाना बनाया। और चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा सुमिरन। जी बिल्कुल। आज जैश ए मोहम्मद ने एक बयान जारी किया है, कहा है कि भारत के हवाई हमले में संगठन के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। और बयान में ये कहा गया है कि ये जो मौतें हुई हैं ये सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुए हमले में हुई हैं। और जैश ए मोहम्मद का नाम हर कोई जानता है क्योंकि फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था जिसे इस संगठन ने अंजाम दिया था। और अब मानसी, यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया है, वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीबीसी को बताया है कि 7 जगहों पर हमले हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने हवाई हमले किए हैं और नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई है जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया है। हमलावर गिराए जाने वालों में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace.
And also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने उनके 10 विमानों को गिराने में वो सक्षम था, लेकिन उन्होंने संयम बरतते हुए और किसी भी विमान को अपने वायु क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता के इस दावे पर भारत ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है और बीबीसी स्वतंत्र रूप से इस दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा, The Indian aggression is without any justifiable cause. They've crossed all limits. They've launched missiles. अताउल्ला तरार कह रहे हैं भारत ने बिना किसी उचित कारण के हमला किया है। उन्होंने सभी सीमाएं पार कर दी हैं और हमारी नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी हैं। मासूम लोग, महिलाएं और बच्चे इनमें मारे गए हैं, घायल अस्पतालों में हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को जवाब देने का अधिकार है और हमने सही तरीके से जवाब देते हुए उनके विमान गिराए हैं। और जैसा हमने बताया कि इस दावे की बीबीसी पुष्टि नहीं करता और इस दावे के बारे में अब तक भारत ने भी कुछ नहीं कहा है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में कर्नल रह चुके हैं और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं। वो इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स और कई अन्य किताबें जो सेना से जुड़ी हैं वो लिख चुके हैं। उनसे बात की बीबीसी संवाददाता मोहनलाल शर्मा ने और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि इस तरह के जो हमले होते हैं उन्हें कैसे अंजाम दिया जाता है। मैंने सारी किताबें जम्मू कश्मीर की सेटिंग में लिखी हैं और सारी फर्स्ट पर्सन में है, यानी कि मैं उस तरफ कॉम्बैट में था। मैं सिर्फ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ नहीं था, मैं उसके पहले कोर कमांडर था कश्मीर का जब उड़ी का अटैक हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक को मैंने अंजाम दिया। पारिकर जी मेरे ऑफिस में आए थे उस दिन और हमने ये किया था। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं प्लानिंग कैसे होती है, क्या होता है, आज हमारी जो स्ट्राइक्स रही हैं 9 लोकेशंस पे 21 या 24 अलग अलग जगह स्ट्राइक हुई हैं। तो ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं ये नॉन एस्केलेटरी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स या टेररिस्ट के हब्स, कोई ट्रेनिंग कैंप है, कोई लॉजिस्टिक कैंप है और कोई हेडक्वार्टर्स हैं, ऐसी जगहों पे स्ट्राइक किया है। कोई सिविलियन टारगेट नहीं किया, कोई मिलिट्री की इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। इसलिए नॉन एस्केलेटरी है क्योंकि टेररिस्ट ने हमारे को ये वायलेंस दिया, हम टेररिस्ट के ठिकानों को मार रहे हैं। ये प्लानिंग थी और ये ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले अनाउंस भी किया था। अब आज जो किया है वो हमारी तरफ से हमने जो करना था वो कर दिया। अब ओनर्स पाकिस्तान के ऊपर है। मेरा सवाल आपसे जो था कि कैसे इसको प्लान किया, आपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किए, कैसे मतलब इसकी प्लानिंग की जाती है? प्लानिंग जब की जाती है, जब डिसाइड कर लिया कि हमने टेररिस्ट ठिकाने करने हैं, तीनों में आप देखें 2016 में, 2019 में, और टेररिस्ट ठिकाने कहाँ पे करने हैं जब टारगेट डिसाइड कर लिए जाते हैं। जैसे पहले बहुत शैलो टारगेट्स थे 2016, 2019 में डीप था और इस बारी टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स वगैरह थे, तीनों के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। तो प्लानिंग कैसे की जाती है, टेररिस्ट ठिकानों की लोकेशन तो हमें मालूम है पहले से, उसको अपडेट किया जाता है कि अगर उसमें कोई तब्दीली आ गई है, चेंजेस आ गए हैं। यही जो समय है बीच में 10, 12, 15, 14 दिनों का जो हुआ है, इस बार 14 दिन, पिछली बार कम थे, तो जितने दिनों में उस ठिकानों को आप इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो अच्छे पुख्ता तरीके से हासिल करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किस टारगेट को आप किस जरिए से स्ट्राइक करेंगे। जो भी टारगेट डेजिग्नेशन होती है वो फिर टारगेट टू एमिनेशन मैचिंग जो होती है वो उस हिसाब से की जाती है कि कौन सा मिसाइल या कौन सा फाइटर क्या जाएगा उसको स्ट्राइक करने, तो वो मैचिंग की जाती है। तो करेक्ट डेजिग्नेशन ऑफ टारगेट, ताकि वो प्रिसीजन, आजकल प्रिसीजन म्यूनिशंस है ताकि और कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, तो इस तरीके से फिर वक्त चुना जाता है। उसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब को मद्देनजर रखते हुए टाइम डिसाइड किया जाता है कि कब करना है। टारगेट डिसाइड हो जाते हैं, एमिनेशन डिसाइड, या मतलब जो भी असला यूज करना है, रॉकेट यूज करने हैं, मिसाइल यूज करने हैं, वो डिसाइड हो जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। मानसी, इन हमलों की एक बार बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार का ये कहना है कि ये पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई है। पहलगाम हमले में मारे गए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने इस एक्शन का समर्थन किया है और सुनते हैं हिमांशी ने क्या कहा। I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. I also hope कि ऐसा ऑपरेशन कभी
दोबारा करने की सिचुएशन ना आए, क्योंकि ऐसा कुछ किसी और के साथ दोबारा कभी ना हो। तो हिमांशी कह रही थी, मैं कहना चाहूँगी सरकार ये सुनिश्चित करे कि ये देश में आतंकवाद के खात्मे की शुरुआत हो, ताकि कोई उस पीड़ा से ना गुजरे जिससे मैं गुजरी हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा मामलों के जानकार बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित। जुगल, सवेरे से लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेना की, तब से लेकर अब तक आप पूरे खबर पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, और पिछले कई दिनों से पॉडकास्ट में भी हम आपके साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कार्रवाई है क्या इसके बाद अब जैसे शहबाज शरीफ ने साफ किया कि हमारे पास जवाबी कार्रवाई का हक है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अब आगे करेगा क्या? देखिए, ये तो अभी फ़िलहाल $1 मिलियन क्वेश्चन है, और मैं इस पे आगे जाऊँ उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है भारत सरकार ने, प्रेस ब्रीफिंग की है, क्योंकि हम चाह रहे थे, लोगों के मन में कई सवाल थे, कई खबरें फिर रही हैं कि ये हुआ वो हुआ, तो ये सारे सवालों के जवाब से भारत सरकार ने फ़िलहाल दूरी बना के रखी है। हमने प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी कोशिश की, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी साफ कोई जानकारी नहीं, यानी सवाल जवाब नहीं हो सका। बिल्कुल नहीं हो सका। उन्होंने पहले कहा था हम कोई सवाल नहीं लेंगे, और फिर उसके बाद भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है। तो अभी कई चीज़ें हैं जिसका कोई आंसर ही नहीं है। तो अब आते हैं कि आपका सवाल कि पाकिस्तान करेगा क्या। देखिए, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा है उनके बयान में कि वो ऑलरेडी, जब भारत ने ये अपनी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर की, तो अभी हमने सुना भी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये बयान आया था कि उन्होंने तभी के तभी जवाब दे दिया था। उनका दावा है कि उन्होंने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो अब सवाल ये कि क्या उसके बाद दोबारा फिर से कोई जवाबी कार्रवाई होने वाली है, ये हमें पता चलेगा आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल दोनों देश एकदम हाई अलर्ट पर हैं। आर्मीज़ की बात करें, दोनों एयर फोर्सेस की बात करें, दोनों नौसेनाएं या नेवीज़ की बात करें, तो ये पूरा जो इलाका है वो एकदम हाई अलर्ट पर है। हो कुछ भी सकता है। हमने कल इसको रिपोर्ट किया था कि भारत ने एक नोटिस टू एयरमैन नोटैम जारी किया था, जिसके बदौलत कई ऐसे क्षेत्र हैं सीमा के साथ जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो अभी वहाँ पर फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन दोनों तरफ से तैयारी पूरी है, और जो भी साइड कुछ करेगी तो सामने जवाब आएगा ही। जुगल, कूटनीति के लिहाज से दोनों देशों में हलचल है। जैसा कि आपने कहा कि एक $multi-million क्वेश्चन है कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा, लेकिन अब दोनों देशों की ही बात करें तो इसके आगे क्या? देखिए, दोनों देशों ने ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब से ये प्रेस ब्रीफिंग हुई भारत की तरफ से, तब से दोनों देशों ने क्या किया। तो पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने वहाँ के जो चीन के एम्बेसडर हैं उनको ब्रीफ किया, टर्की के एम्बेसडर को वहाँ पर इन पर्सन ब्रीफ किया, फिर स्पेन और इटली के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बातचीत हुई, जिसका उन्होंने ब्यौरा दिया है। भारत ने क्या किया है, भारत ने भी स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, जर्मनी और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, और अभी जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से भारत के विदेश मंत्रालय ने कई ऐसे रेसिडेंट एम्बेसडर्स हैं जो दिल्ली में स्थित हैं, उनकी भी ब्रीफिंग हुई है कि ये हुआ क्या है। और जो P5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, US, UK, फ्रांस, रशिया एंड इम्पॉर्टेंटली चाइना, इन 5 के सदस्यों को भी, एम्बेसडर्स को भी इंडिया ने ब्रीफ किया है। तो दोनों देश ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से अपने अपने केस को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि वो भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। तो ऑफ कोर्स ये कोई एडमिट करे ना करे, लेकिन एक इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी इस मामले में अब आ चुका है। अगर हम सुबह की बात देखते हैं तो सुबह जिस तरह के ट्वीट आ रहे थे सरकार के प्रतिनिधियों के हवाले से, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि पहलगाम हमले की जवाबी प्रक्रिया है। कुछ देर पहले भारतीय आर्मी ने एक वीडियो पोस्ट किया, और उसको देखकर ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारी जो पीछे जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, जो भारत, उसमें बेसिकली ये सेंस था कि भारत आतंकवाद की मार लंबे समय से झेलता रहा है, और ये उसका जवाब है। बिल्कुल, ये बहुत ही यूनिक प्रेस ब्रीफिंग थी, क्योंकि मैं वहाँ पर था। तो पहले हमें एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई जिसमें 2001 तक पीछे ले गए, पार्लियामेंट अटैक हुआ था, फिर मुंबई अटैक हुआ। तो भारत ने एक पृष्ठभूमि बनाई पहले कि हम इतने दशकों से इसको झेल रहे हैं। फिर स्टेटमेंट्स में भी भारत ने कहा कि पाकिस्तान में 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, पनप रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक फैक्टर
जो आज हुआ है उसको अलग करता है पिछली पूरी कार्रवाई से, वो ये है कि अब तक भारत इंसिडेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज दे रहा था, लेकिन अब भारत ने एक इशू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दिया है जो कि पार्लियामेंट और मुंबई अटैक तक जाकर कहा है कि हमने उन हमलों में जो शामिल थे वहाँ हमने हमला किया है। अब छोटे से इसको समझा देता हूँ कि जैसे टीआरएफ की बात हो रही थी और कहा था कि ये लश्कर तोयबा का फ्रंट है, लेकिन आज हमले तो जैश ए मोहम्मद के भी फैसिलिटीज पर हुए हैं। तो भारत ने काफ़ी ब्रॉड इसको एक बना के कार्रवाई की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित। और अगर अब ये बात करें कि भारत के इस कदम के बाद किस तरह की हलचल देखी जा रही है, तो देश के भीतर से लेकर बाहर तक, जैसा कि जुगल बता रहे थे, इसे लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों को संयम बरतने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, Now it's a shame we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमने इसके बारे में सुना। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत में जो कुछ हुआ उसके आधार पर कहीं ना कहीं पता था कि कुछ तो हो सकता है। वो लंबे समय से लड़ रहे हैं, आप जानते हैं, वो कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सब खत्म हो जाए, जो संघर्ष या जो टेंशन चल रही है वो खत्म हो जाए। और भारत के हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही लिखा कि वो बारीकी से नज़र रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण समाधान जल्द लाया जाए। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अफसोसजनक कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, 中方反对一切形式的恐怖主义，我们呼吁印巴双方 वो कह रहे हैं चीन आतंकवाद का विरोध करता है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने, शांत और संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई से बचने को कहेंगे जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर मौजूदा तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने भी अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी किया है और रूस के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि ये जो सैन्य टकराव बढ़ रहा है उसे लेकर वो चिंतित है। अपने बयान में रूस ने कहा, रूस आतंकवाद की हर रूप में कड़ी निंदा करता है और इससे प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साझा कोशिशें करने की ज़रूरत है। कतर ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है और इस संकट का राजनयिक समाधान निकालने की अपील की है। वहीं इसराइल ने इसमें भारत का समर्थन किया है। भारत के लिए इसराइल के कौंसल जनरल कोबी शोशानी ने कहा, First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message. कोबी शोशानी ने कहा, ये भारत की ओर से बाकी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है। साथ ही भारत के मित्र इसराइल की ओर से भी आतंकवादियों को ये संदेश भेजना जरूरी है। ये आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई है और मुझे इस ऑपरेशन पर गर्व है। तो मानसी, अब भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में अलग अलग नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है। विपक्षी कांग्रेस ने आज वर्किंग कमेटी की बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो सेना की कार्रवाई का समर्थन करते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके बाद क्या कहा, सुनते हैं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति पर अधिकारियों के साथ आज एक आपातकालीन बैठक की और आज उन्होंने बताया इस एक्शन के बारे में किस तरह से वो भारतीय सेना के साथ है। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम को होगी। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं।
आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। मुझे और सुमिरन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।